नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस फैमिली। साथियों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल 32 उन सभी आर्टिकल्स को, उन सभी फंडामेंटल राइट्स का फाउंडेशन है। क्यों फाउंडेशन है? क्योंकि ये रेमेडी की बात करता है, सॉल्यूशन की बात करता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में डिफरेंट रिट्स की बात हुई है। उन रिट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी रिट पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ हो सकती है, कौन सी रिट आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकती है, कौन सी रिट किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ हो सकती है, कौन सी रिट किसी लोअर कोर्ट के खिलाफ हो सकती है। इन सारे रिट्स की भी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो इस सेशन को साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चलते हैं। आर्टिकल 32 की हम चर्चा करते हैं और डिफरेंट रिट्स की चर्चा करते हैं। मेरा नाम है विशाल। स्टे कनेक्टेड टू द क्लास। साथियों, आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 का जैसा कि हम जानते हैं, बी आर अंबेडकर इस आर्टिकल को कहते हैं कि ये आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ये आर्टिकल एक तरह से आत्मा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा। क्यों ऐसा किया गया? क्यों ऐसा उन्होंने बोला? बिकॉज आप राइट्स की बात कर लीजिए, बहुत सारे ड्यूटीज की बात कर लीजिए, लेकिन उन राइट्स और ड्यूटीज को, उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई माध्यम नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, तो उन राइट्स का कोई मतलब नहीं है। देयरफॉर आर्टिकल 32 गिव्स यू प्रोविजन टू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने बहुत सारे रिट्स की चर्चा हुई है, क्योंकि ये आर्टिकल 32 इसे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज ऑल्सो ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट रिट्स थ्रू विच आर्टिकल 32 जनरेट्स। So we will start with a first writ that is called habeas corpus. अब इस रिट का हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। जैसे ये जितने भी रिट्स हैं, किन कंडीशंस में जारी होता है और कहां कहां किन केसेस में होता है, सारी चीजें हमको क्लियर हो जाए। तो बेसिकली जो हैबियस कॉर्पस होता है, अगर किसी का इलीगल डिटेंशन होता है, इलीगल डिटेंशन होता है, मान लीजिए किसी माइनर को, किसी बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति किडनैप कर लेता है, तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक व्यक्ति भी अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, और कोर्ट जारी करेगा और पुलिस को उस माइनर को विद इन 24 आवर्स उसको हाजिर करना पड़ेगा, उस माइनर को या उस बच्चे को। मतलब पर्सनल लिबर्टी का पूरा प्रोटेक्शन की बात करता है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस इलीगल डिटेंशन की बात करता है। मान लीजिए पुलिस क्या जाता है, बिना एफआईआर के किसी को डिटेन करती है और 24 घंटे के अंदर उसको क्या जाता है, कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर नहीं करती है। तो वैसे केसेस में भी कोई भी पर्सन, चाहे वो डिटेन पर्सन हो या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन, कोर्ट को पिटीशन कर सकता है और पुलिस को उस व्यक्ति को विद इन 24 आवर्स हाजिर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि इट इंश्योर्स पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल। तो हैबियस कॉर्पस, पर्सनल लिबर्टी, मोस्टली ये लव अफेयर केसेस में, किडनैपिंग के केसेस में ये रिट जारी होती है। तो पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर कौन सा रिट करता है? हैबियस कॉर्पस।
अब हम चलते हैं दूसरी रिट के बारे में, जिसका नाम है मेंडामस। मेंडामस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमांड देना। कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट से बनाया गया है, अगर अपनी ड्यूटी को, मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं एमसीडी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कहीं का भी म्युनिसिपैलिटी हो, इसका काम क्या होता है? जो अर्बन बेसिक नेसेसिटी होती है, बिजली पानी सबको सप्लाई करना, अगर इन चीजों को ये फेल हो जाता है, अर्बन जो सिटीजन्स उनको बहुत सारी परेशानी होती है, तो व्यक्ति जो है इस रिट के माध्यम से, मतलब ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, ही कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यह जारी होता है किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल। और जो अभी पहले मैंने बात की थी हैबियस कॉर्पस, वो प्राइवेट इंडिविजुअल या स्टेट हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, वो दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। जो मेंडामस है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जारी होता है। तो ये रिट्स जो है मेंडामस, मतलब कोर्ट कमांड देगी कि भाई आप इस तरह की जो आपको अधिकार दिया गया है और आपको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना है, तो कोर्ट उनको कमांड देगी, उनको पूरी तरह से क्या नोटिस भेजेगी कि व्हाई यू आर फेलिंग टू डू द सर्टेन टास्क। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिट और है प्रोहिबिशन का। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोहिबिशन मतलब मना करना, इसका लिटरल मीनिंग है फॉरबिड करना, फॉरबिड करना, फॉरबिड मतलब ये कि कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को यह रिट जारी करती है कि अगर उसके पास वो पावर, वो कार्य क्षेत्र नहीं होता है, तो मोस्टली हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। किन केसेस में जारी करता है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे ये चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से रच बच जाए और आपको इसको नोट डाउन भी करते रहिए, जिससे और भी कोई क्लास देखने की आपको जरूरत ना पड़े और इसको अपने रिवीजन आप कर सके अच्छे से। तो प्रोहिबिशन हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। क्यों जारी करता है? क्योंकि लोअर कोर्ट इज नॉट हैविंग द अथॉरिटी और द जुरिडिक्शन। मान लीजिए मैं एक लेबर कोर्ट की बात करूं, लेबर कोर्ट, कोई लोकल लेबर लोअर कोर्ट पे कोई लेबर कोर्ट है और वो इनकम टैक्स के केस को देख रहा है, इनकम टैक्स के केस को देख रहा है। ये सब्सटेंस जो है इस लोअर कोर्ट के कार्यक्षेत्र में ही नहीं आता है, तो वैसी चीजों को हायर कोर्ट क्रैश कर सकती है या खत्म कर सकती है। मतलब ये रिट जो है क्या होती है, प्रिवेंटिव इन नेचर होती है। मतलब अगर मामला ट्रायल चल रहा है, अभी डिसीजन आया नहीं है, तो बीच में ही इसकी कार्यवाही को रोककर हायर कोर्ट उस सब्सटेंस को, उस केस को अपने पास ले लेती है। मतलब प्रिवेंटिव इन नेचर होता है ये। एक नया पेज ले लेते हैं और ये बेसिकली क्या जाता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस में जारी होता है। बेसिकली पेंडेंसी ऑफ केसेस में जारी होता है। तो मतलब अब जो डिसीजन नहीं आया है, पेंडिंग है, कोर्ट में ट्रायल चल ही रहा था, तो वैसे केसेस में हम ये रिट जारी होती है। तो बेसिकली ये जो जुडिशियल अथॉरिटी लोअर कोर्ट्स होती हैं या ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ, या ट्रिब्यूनल, ये रिट्स जारी होती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसी से मिलता जुलता है, इसी को साथ में समझिए, शिशोरोरी। ये दोनों रिट में सिर्फ एक मामूली अंतर है कि ये
ट्रायल चल रहा है, अभी निर्णय नहीं आया है, उसके पहले लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट अपने पास ले लेता है। और इसमें शिशोरी में क्या होता है कि फैसला जो होता है, फैसला आ चुका होता है, मतलब आफ्टर द डिसीजन इज मेड, आफ्टर द डिसीजन इज मेड। डिसीजन इज मेड, तो ये रेट उस समय जारी होती है। शिशोरी में मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट के केसेस होते हैं और कोई लेबर कोड बनी हुई है, वो क्या जाता है, ऑर्डर कोई पास करती है और वो क्या जाता है ऑर्डर, इट्स नॉट द अथॉरिटी ऑफ दैट कोर्ट, उस लोअर कोर्ट का उसके पास नहीं अथॉरिटी है, तो उस डिसीजन के खिलाफ क्या जाता है, हायर कोर्ट उस डिसीजन को अपने पास ले लेती है और उसके डिसीजन को कैश कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। क्वैशेस द डिसीजन आफ्टर इट इज मेड। ध्यान रखना होगा कि प्रोहिबिशन जो होता है वो प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, मतलब पहले शुरुआत में, मतलब केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और उसके कार्य क्षेत्र में लोअर कोर्ट के पास वो कंपिटेंसी नहीं है उस केस को डील करने के लिए, तो उस केस को हायर कोर्ट ले लेती है। और जो दूसरा मैंने शिशोरी की बात करा, ऑलरेडी डिसीजन आ चुका होता है, बट द डिसीजन दैट कोर्ट और दैट लोअर कोर्ट और दैट ट्रिब्यूनल इज नॉट हैविंग द जुरिडिक्शन और अथॉरिटी टू डील विद दैट केस, सो उस केस को क्वैश किया जा सकता है। सो आई थिंक यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। नाउ वी विल कम टू द next rate, that is very important. We will come to the next rate, that is quo warranto. Quo warranto, very very important rate. क्यू वारंटो, नाम से ही मतलब चल रहा है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट पोस्ट। ये केसेस आप अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत सारे, अभी देखिए एक लड़की चर्चा में थी और उन्होंने अपना एक तरह से जो कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फर्जी प्रमाण पत्र बना लेते हैं या फर्जी तरीके से कोई पब्लिक अथॉरिटी होती है उसकी पोजीशंस को अपने पास रखते हैं, मतलब इलीगली ऑक्युपाइंग एनी पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज ए पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस कोई, मान लीजिए इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं और उसमें आपकी एज जो है, रिक्वायर्ड एज थी वो 50 थी मान लीजिए, लेकिन अब वो तथ्य, उस फैक्ट को आप छुपा के रखते हैं और आप वाइस चांसलर की पोजीशन में बने रहते हैं, मतलब यू आर नॉट गिविंग द ट्रू और क्लियर पिक्चर अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, कि उस पोस्ट के लिए मान लीजिए जो आपका क्या जाता है एज मांगा गया था वो 50 इयर्स मांगा गया था और आप इस फैक्ट को छुपा के रखते हैं और आप 55 के हो जाते, देन ऑल्सो यू अप्लाइड। तो इस तरह के सिचुएशंस में देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन अप्रोच कर सकता माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, और वैसे व्यक्ति का जो ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो रद्द हो सकता है। सो आई थिंक इट इज क्लियर, क्यू वारंटो मतलब किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड रखना, फैक्ट को बताना ना, ये चीजें क्यू वारंटो कहता है। तो एग्जांपल्स में जैसे मैंने बताया, किसी पब्लिक कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी जिसके आप वाइस चांसलर हैं, लेकिन आपके पास ना वैलिड डिग्री थी ना वैलिड क्या जाता एज था, देन ऑल्सो आपने बिना बताए क्या जाता उस पोस्ट को काफ़ी दिन तक आपने अपने पास रखा, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है
और आपके ऊपर क्या हो जाता है, केसेस भी चल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यू वारंटो। और अभी ये जितनी रिट्स है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा। कौन सी रिट प्रिवेंटिव इन नेचर होती है, कौन सी रिट डिसीजन आने के बाद लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट ले लेता है, इन सबको याद रखिएगा। अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल 33 को, शॉर्ट में देखेंगे। आर्टिकल 33, 34, इनके सब्सटेंस को देख लेते हैं। आर्टिकल 34, 35। आर्टिकल 33 क्या है बच्चों? ये आर्टिकल 33 ये रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। किसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या रोकने की बात करता है? ये बात करता है आर्म फोर्सेस की या आर्मी के जवानों की, आर्म फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की। इनके फंडामेंटल क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि क्या जाता है, ये डिसिप्लिन में अपने काम को कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि अगर जिससे देश की रक्षा होती है, देश की इंटीग्रिटी, देश की सेफ्टी, देश का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आर्मी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। सो इनके फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि देयर कैन बी ए डिसिप्लिन, इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं आर्टिकल 34 का क्या सब्सटेंस है। ये इसका सब्सटेंस है कि अगर किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में वॉर की सिचुएशन है, या अगर एक्सटर्नल अनरेस्ट है और उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है। वर्ड मार्शल लॉ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ का मतलब मिलिट्री रूल, और मिलिट्री रूल कोई लोकतांत्रिक कंट्री में बहुत फेमस वर्ड नहीं है। इट हैपन्स, हम कभी सालों में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन इट इज वेरी कॉमन इन डिक्टेटोरियल कंट्रीज जहां पे तानाशाही चलती है, स्पेशली चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड सो ऑल। सो अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वैसे क्षेत्र में क्या जाता है, उन एरियाज में जो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यहां तक क्लियर है अभी सभी लोगों को? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, आर्टिकल 35 मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स पे कोई कानून बनाना है, उसके सब्सटेंस को चेंज करना है, तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को है। तो आपको याद रखना है कि इफ एनीथिंग यू हैव टू चेंज इन फंडामेंटल राइट, then it is the responsibility of parliament, not state legislature. So this is all about article 32, and after article 32, 33, 34 and 35 was also very important. तो हमने शॉर्ट में इसको समझ लिया। इसी के साथ इस सेशन को स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर हमारे प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।